हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे प्यारे चैनल वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पर मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स और हमारे द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही एक फ़ोटो श्रृंखला जिसमें आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, आप उसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ज्वाइन करिए और इनको ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर जो इस लेक्चर के अंत में जो मैं आपको पीडीएफ नोट्स दूंगा उसमें से आप इन आइकन्स पर क्लिक करके, चाहे वो फेसबुक हो मेरा, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, आप उन पे जुड़ सकते हैं। तो इससे आपको सीरीज़ का लाभ मिलेगा और करंट अफेयर्स की तमाम चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको जो है आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और चलिए आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी जो संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं हैं, विशेष रूप से इनमें से ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन पर हमने विशेष रूप से चर्चा की थी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये दोनों एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां हैं। तो इसके अलावा जो है आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसको जो है आप समझ गए कि हिंदी भाषा में इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसका जानेंगे सामान्य परिचय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक मौद्रिक सहयोग यानी ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षा एवं सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने तथा संपूर्ण विश्व में गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य करता है। चलिए एक एक टर्म को हम समझते हैं। तो इसमें से पहला टर्म है वैश्विक मौद्रिक सहयोग, यानी कि सभी देशों के मध्य, सभी सदस्य राष्ट्रों के मध्य ये जो है मौद्रिक सहयोग यानी ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन को बढ़ावा देता है। एक दूसरे की सारे देश सहयोग करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो इसे को हम मौद्रिक सहयोग कहते हैं। दूसरा शब्द है वित्तीय स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंतर्गत देखा ये जाता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए जो भी आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर इकोनॉमिक मार्केट हैं जो भी, तो इनको जो है आर्थिक जो इकोनॉमिक शॉक्स है इनसे यानी कि आर्थिक झंझावातों से बचाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है वित्तीय स्थिरता की। अगर ये अस्थिर होंगे तो कोई भी इनमें जो है काम करना नहीं चाहेगा। जैसे मान लीजिए बैंक है, आप एक बैंक को हम उदाहरण के रूप में मानते हैं। तो बैंक में हम क्या करते हैं कि हम पैसा जमा करते हैं और पैसे को निकालते हैं, उसमें से बैंक हमें ब्याज देता है। इसके अलावा बैंक हमें लोन देता है, फिर लोन में हमसे इंटरेस्ट लेता है। तो इस तरह से अगर अब मान लीजिए इसमें अस्थिरता आ जाए, यानी कि जैसे बैंक में हम 100 रुपये जमा करें और 100 रुपये हमें ना निकल पाए, निश्चित समयावधि में वो रुपये ना मिल पाए, यानी कि जैसे हमसे बैंक ने कहा कि आइए आप 1 साल बाद ये 100 रुपये निकाल लीजिएगा, तो ये 100 के आपको 150 मिलेंगे। तो अब अगर आप दोबारा निकालने गए और ये 100 की ये जो है उसमें एक भी रुपए की वृद्धि ना हो और इसके अलावा जो है 1 साल नहीं, आपको वो कह दिया जाए कि नहीं आप 1 साल बाद नहीं, आप 2 साल बाद आइए, तो फिर ऐसी स्थिति में ये अस्थिरता पैदा हो जाती है। तो इसी अस्थिरता को हटाने के लिए वित्तीय स्थिरता को जो है का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वित्तीय स्थिरता क्या है। इसके अलावा जो है सतत आर्थिक वृद्धि यानी सस्टेन, ये जो है जो आर्थिक वृद्धि है उसको भी जो देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए ये आप जानते हैं कि ये इसके द्वारा लोन दिया जाता है। इसके द्वारा वित्तीय जो विकासात्मक कार्य होते हैं, डेवलपिंग जो वर्क होता है उसमें योगदान देने के लिए ग्रांट दिया जाता है इसके द्वारा। तो इस तरह से गरीबी उन्मूलन के समापन के लिए भी इसके द्वारा ग्रांट दिए जाते हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह से ये अपनी भूमिका को निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हिस्ट्री ऑफ IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का इतिहास। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी।
इसके शासन का दायित्व तो सभी एक इसमें से 1944 या 1945 भी है, कहीं कहीं आपको 44 में भी मिलेगा और 45 में भी मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो उसी तरह से ये भी 1944 में इसके लिए कार्य किया गया था इसको बनाने से संबंधित, और उसके बाद 1945 में ही विशेषता इसकी स्थापना हुई थी। क्योंकि मुझे भी ये 2-3 जगह अलग अलग मिला, तो मैंने अलग अलग सोर्सों से पता भी किया, तो इसमें 44-45 आ रहा है लिखा हुआ। तो इसके शासन का दायित्व तो सभी 189 देश मिलकर निभाते हैं, तथा यह उन्हीं के प्रति जवाबदेह भी, अकाउंटेबल भी ये 189 देशों के प्रति है। इसका मुख्यालय वर्तमान में वाशिंगटन डीसी में है। तो फिर अब जानते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जिसके अंतर्गत विनिमय दर की पद्धति, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। मतलब इसका तात्पर्य है कि जो देश एक दूसरे से विनिमय करते हैं, एक दूसरे को पेमेंट करते हैं, उसकी दर क्या होनी चाहिए, तो उसका भी निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, इंटरनेशनल पेमेंट्स शामिल हैं। तो अब जैसे अब मान लीजिए कोई भी देश किसी दूसरे देश को पेमेंट करता है, तो उसके बीच में मीडिएशन का काम इसके द्वारा किया जाता है की स्थिरता को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की निगरानी करता है। तो मतलब एक तो ये काम करता है, दूसरे इसके अलावा जो है सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की ये निगरानी करता है। IMF विश्व में सदस्य देशों की सरकारों के साथ कार्य करता है, जिससे उनकी संस्थाओं का मुद्रीकरण यानी मॉनेटाइजेशन किया जा सके। तो मतलब उसमें निगरानी करता है, उसको देखने का कार्य करता है और देखता है कि उस अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी पर्याप्त रूप से बनी हुई है या फिर नहीं। तो फिर अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसके द्वारा दोस्तों एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जिसे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कहते हैं। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत किसी भी देश का यानी जो इसका सदस्य है उसका जो है वर्ष में 2 बार सर्वे किया जाता है, और इस सर्वे के अंतर्गत उस देश का आर्थिक विकास तथा उसकी नीतियों की समीक्षा की जाती है, उसकी निगरानी की जाती है कि वो किस तरह की नीतियां बना रहा है, और उसको इसके बाद सलाह दी जाती है। इस तरह से ये तो रही, ये आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड में ये जो है वर्ष में रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो ये अभी हमने बताया कि 2 बार तो आती ही है रिपोर्ट। फिर अगली है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्गत की जाने वाली एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, यानी ये भी एक सेमी एनुअल रिपोर्ट है। जैसे आपका ये जो है पिछली रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसी तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, जो वैश्विक वित्तीय बाजारों यानी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और उभरती वित्तीय बाजारों इमर्जिंग फाइनेंशियल मार्केट की स्थिरता का मूल्यांकन करती है। तो आप समझ गए कि इसके अंतर्गत 2 कार्य किए जाते हैं। एक तो वैश्विक वित्तीय बाजारों तथा उभरती हुई वित्तीय बाजारों का मूल्यांकन करती है। तो इसके अलावा ये भी आप जानते हैं कि 2 बार में रिलीज़ होती है, और ये अप्रैल और अक्टूबर के महीने में ये जारी की जाती है। तो फिर अगला है गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, और चलिए आज इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आर्थिक परामर्शदाता यानी कि इकोनॉमिक एडवाइज़र एवं अनुसंधान विभाग की निर्देशक हैं। तो यानी कि इकोनॉमिक काउंसलर एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट। उनका जन्म भारत में हुआ था, किंतु अब उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता सिटीजनशिप ऑफ USA तथा भारत की समुद्र पारी नागरिकता ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है। तो ये रहा गीता गोपीनाथ का परिचय। तो मतलब ये अभी USA में रहती हैं, USA की इनके पास सिटीजनशिप है, किंतु इनके पास भारत की OCI नागरिकता भी है। तो अब हम चर्चा करेंगे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो ओवरसीज यानी समुद्र पारी नागरिकता दी जाती है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो
तो सबसे पहले जानते हैं कि इस ओसीआई यानी जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, इसकी योग्यताएं या इसकी अर्हताएं क्या हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान, समझिएगा ध्यान से, कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान एवं भारत सरकार द्वारा इस प्रायोजन में घोषित किसी अन्य देश, यानी कि अगर भारत सरकार कोई दूसरा देश इसके अलावा घोषित करती है, अभी तक 2 देशों को घोषित किया है भारत सरकार ने, एक बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान, तो का नागरिक नहीं है, यानी कि इन 2 देशों के अलावा मतलब इन 2 देशों को नागरिकता नहीं मिलती है ओवरसीज सिटीजनशिप की। तो इसके अलावा अगर कोई और भी देश है जिसको भारत सरकार घोषित करती है तो उसके भी उस देश के नागरिकों को भी मान्यता नहीं मिलेगी, और ना ही कभी रहा है, मतलब ना तो वो इन देशों का नागरिक हो और ना ही वो कभी रहा हो। निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी करने पर ओसीआई की श्रेणी में आता है। तो पूरी आयु व क्षमता का वह व्यक्ति जो अभी किसी अन्य देश का नागरिक है उसको ये प्राप्त हो सकता है। मतलब इन 2 देशों का नागरिक ना तो हो और ना कभी रहा हो, तो ऐसी दशा में ही उस व्यक्ति को ओसीआई मिल सकता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि किन किन लोगों को योग्यता मतलब ये कार्ड मिल सकता है। तो संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका है, यानी कि जब संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसके लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत में रह चुका हो, ऐसे व्यक्ति को इस ओसीआई की नागरिकता ओसीआई जो है प्राप्त हो सकता है। अथवा संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो। तो उस समय संविधान जब लागू हुआ था उस समय जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी संविधान सभा के द्वारा जो अर्हताएं निर्धारित की गई थी, उन अर्हताओं को पूरी करता हो या उनको पूरा करने की अर्हता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को ओसीआई प्राप्त हो सकता है। किसी ऐसे क्षेत्र मतलब इसके अलावा जो है अगली है, किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो। मतलब वो ऐसे स्थान पे निवास करता हो जो 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत राज्य का या ये इंडियन टेरिटरी का हिस्सा बन गया हो, तो उस व्यक्ति को ओसीआई कार्ड प्राप्त हो सकता है। तो जैसे आप जानते हैं कि गोवा राज्य जो है पुर्तगालियों के अधीन था, जो 1984-85 के आसपास आज़ाद हुआ था, तो वो भी एक तरह से विदेशी राज्य ही था। तो किंतु वो 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत का अभिन्न अंग बन गया था, तो ऐसी दशा में उन लोगों को भी जो है ओसीआई कार्ड प्राप्त हो सकता है। यदि उपर्युक्त तीनों में से इसके अलावा दोस्तों आप जो है समझिए कि जो जैसे मान लीजिए कोई हिस्सा था वो भारत सरकार के मतलब भारत राज्य के अधीन था, किंतु वो भारत से छिन गया, ऐसी दशा में वो लोग भी ओसीआई कार्ड के हकदार हैं, उनको भी भारत सरकार ओसीआई कार्ड दे सकती है। यदि उपर्युक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का पुत्र, समझिएगा ध्यान से, यदि उपर्युक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का पुत्र अथवा पुत्री या पोता या पोती या नाती या नातिन है, मतलब इन तीनों वर्गों में से, यानी कि जैसे मान लीजिए ऊपर वाले में जैसे किसी के पिता मान लीजिए वो संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत के नागरिक रहे हों, तो उन्हें उनके बच्चों को भी ओसीआई प्राप्त हो सकता है। या फिर संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक होने की अर्हता उनके पिताजी रखते हों, तो उनको भी प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से तीसरी योग्यता भी अगर उनके पिताजी को पास है तो वो उनको ओसीआई मिल सकता है, तो उनकी मतलब पुत्र या पुत्री को भी मिल सकता है। यदि उनके जो है बाबा यानी कि ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर भी अगर ये योग्यताएं रखते हैं तो उनको भी मिल सकता है। यानी कि आपके जैसे अगर पिता के अलावा पिता भी नहीं तो अगर आपके दादाजी भी योग्यताएं रखते हैं तो भी आपको प्राप्त हो सकता है। अब नाती या नातिन दोस्तों किसको कहते हैं, तो नाती या नातिन हम उन लोगों को कहते हैं जैसे आपके पिताजी की मान लीजिए आपके पिताजी की जो है एक पुत्री है एक पुत्र है, तो जो पुत्र से उत्पन्न बच्चा होगा उसके आपके पिताजी
मतलब बाबा होंगे, ग्रैंडफादर होंगे। लेकिन जो आपकी बहन है, उसके जो बच्चे होंगे वो आपके दादाजी की, आपके पिताजी की नाती या नातिन होंगे। तो इस तरह से जो है अगर इन तीनों में से कोई भी मतलब योग्यता आप रखते हैं या कोई व्यक्ति रखता है तो उसको ओसीआई नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से अब जानेंगे ओसीआई कार्ड धारकों को मिलने वाली सुविधाएं। तो इनमें से कौन कौन सी सुविधाएं ओसीआई कार्ड होल्डर्स को प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहली है जीवन पर्यंत वीज़ा, लाइफ टाइम वीज़ा। तो लाइफ टाइम वीज़ा में जैसे आप जानते हैं कि जब हम किसी देश में जाते हैं तो हमें वीज़ा बनवाना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति को ओसीआई कार्ड मिल जाता है उसको फिर वीज़ा बनवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको लाइफ टाइम मिल जाता है। तो जैसे बेंजामिन नेतन्याहू जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास भी जो है भारत की ओसीआई नागरिकता है। कितनी भी लंबी यात्रा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे आप जानते हैं कि कहीं भी आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उसमें हमें सब कुछ नोट करवाना होता है कि हम किन किन स्थानों पर जाएंगे और किस तरह से कितनी लंबी यात्रा करेंगे, उस सब का पंजीकरण कराना पड़ता है। लेकिन जिसके पास ओसीआई कार्ड होता है उसको किसी भी पंजीकरण, किसी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला है नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, यानी अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली आर्थिक, शैक्षिक, एजुकेशनल सुविधा उपलब्ध, किंतु कृषि संपत्ति या बागान खरीदने की छूट नहीं है। तो जैसे आप जानते हैं अनिवासी भारतीय कौन है, नहीं जानते हैं। अनिवासी भारतीय के अंतर्गत हम उन लोगों को शामिल करते हैं जो हैं तो हमारे देश के नागरिक, किंतु वो किसी कार्य की दृष्टि से किसी दूसरे देश में गए हुए हैं। तो वो इस समय हमारे देश में नहीं रह रहे हैं, किंतु वो हमारे देश के ही नागरिक हैं, उनको जो है वोट का भी अधिकार मिला हुआ है। तो अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली आर्थिक, शैक्षिक सुविधा, तो उनको जो है आर्थिक सुविधाएं भी प्राप्त हैं हमारे देश से, शैक्षिक सुविधाएं भी प्राप्त हैं, किंतु इन लोगों को जो है कृषि संपत्ति या बागान खरीदने की छूट नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश के कोई विशेष नागरिक नहीं, हम एक तरह से इनको एक फैसिलिटी दे रहे हैं। तो इस तरह से इनको ना ही कहीं ये कृषि योग्य भूमि खरीद सकते हैं, ना ही ये संपत्ति खरीद सकते हैं, ना ही ये बागान खरीद सकते हैं। तो इस तरह की इनको छूट नहीं मिली हुई। ठहरने की किसी भी अवधि तक पुलिस प्राधिकारियों यानी पुलिस अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करने से छूट। यानी इसका तात्पर्य यह है कि जब हमारे देश में कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसको जो है पुलिस प्राधिकारी को सूचना देनी पड़ती है, तो उससे भी छूट प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये रही ओसीआई कार्ड धारकों को मिलने वाली सुविधाएं। दोस्तों, आप सिविल सेवा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तो आप ज्वाइन ही कर रहे हैं, इसके अलावा जो है आप इकोनॉमिक्स चाणक्य जितेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इससे जो है आपकी तैयारी बेहतर होगी। और इनको ज्वाइन करने के लिए आप जो है फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इसके अलावा जो है यूट्यूब पर इन्हें ज्वाइन करिए। इनके भी लेक्चर भारतीय अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पर आपको सीरीज इसमें मिलेगी और हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको इसका लाभ मिलेगा। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, तो आप इसको ज्वाइन करिए इस चैनल को और लाभ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।